नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह, जो हमें राज्यसभा से संबंधित अपडेट देंगे, और लोकसभा से जुड़ी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी, राज्यसभा से बीजेडी सांसद निरंजन बिश्य जी और राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एजेंडे को लेकर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं संसद में आज क्या रहने वाला है खास, यानी कि सुर्खियां। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा होना सूचीबद्ध। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा की कार्यसूची में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध। संसद के दोनों सदनों में कई अहम पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे। साथ ही विभिन्न समितियों संबंधी विवरण और वक्तव्य भी दिए जाएंगे। जी हां, चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कल सदन में क्या कुछ खास रहा रीकैप के जरिए। मंगलवार को बजट सत्र का छठा दिन था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने अपने विचार रखे। सत्ता पक्ष ने सरकार की राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति से संबंधित विचार रखे, वहीं विपक्ष ने अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं को लेकर नीतियों पर सवाल उठाए। इसके साथ ही राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों के लिए सरकार काम कर रही है। विपक्ष ने उठाए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और राज्यों के साथ भेदभाव जैसे तमाम मुद्दे। संसद के दोनों सदनों में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मारे जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कहा गया कि दुख की घड़ी में दोनों देशों के भूकंप पीड़ितों के साथ भारत खड़ा है। मृतकों के सम्मान में रखा गया कुछ पलों का मौन भी। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। लोकसभा में साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा महासचिव राज्यसभा से प्राप्त अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति से संबंधित सूचना सदन में देने वाले हैं। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति पर वक्तव्य देंगे। वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश वस्त्र मंत्रालय संबंधित स्थायी समिति पर वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव भी सदन में पेश किए जाएंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट प्राक्कलन समिति के लिए 30 सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं। सांसद संतोष कुमार गंगवार सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए 20 सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। लोकसभा में पेश किए जाने वाले विवरण और प्रतिवेदन की बात की जाए तो सांसद राजेश वर्मा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण सभा पटल पर रखेंगे। लोकसभा की आज की कार्यसूची पर
चर्चा से पहले आइए एक बार सुन लेते हैं कि कल जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई तो सांसदों ने क्या कुछ कहा। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है, दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ा सकता है। तब देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने एक व्यक्ति के नाम पर, एक विचार के नाम पर, एक लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा, सबका साथ सबका विकास। मैं श्री सीपी जोशी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी की मंशा को पूरा करने के लिए कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। आज राष्ट्र विपरीत परिस्थितियों में पूरी दुनिया जब नीचे की तरफ जा रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी के ही उदय प्रताप सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें 60 वर्षों में जो नहीं कर सकी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने करके दिखा दिया। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आज जब अमेरिका, चीन और यूरोप के अनेक देश धीमी विकास दर से जूझ रहे हैं और जब पूरी दुनिया ही संकट से गुजर रही है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर अग्रसर है और उसे आशा की नज़र से न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य सांसदों ने भी अपनी अपनी बात सदन के भीतर रखी। आइए जानते हैं कैसा रहा कल का दिन हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा से। सूरज, आशा तो आपने कल ही जता दी थी कि आज सदन की कार्रवाई चलेगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और ऐसा हुआ भी। क्या कुछ खास रहा इस चर्चा में? बिल्कुल प्रतिबिंब अगर हम देखें तो बीते कई दिनों से जो गतिरोध संसद के अंदर चल रहा था, कल जाकर वो थमा है। हालांकि कल भी प्रश्नकाल बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की अपील बार बार सदन में की थी लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन प्रश्नकाल के बाद जैसे ही पेपर लेड और संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखे गए, उसके तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लोकसभा में रख दिया। इस चर्चा का प्रस्ताव जो है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि राजस्थान से सांसद चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी ने इस प्रस्ताव को सदन में रखा और अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीते 9 सालों में विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, सामाजिक मोर्चे पर हो, देश में काम बड़ी तेजी से बढ़ा है। उन्होंने बिरसा मुंडा का जिक्र किया कि उनके जन्म जयंती को हमने जनजातीय जन्म जयंती के तौर पर मनाने का फैसला लिया। देश की राष्ट्रपति जो है इस समय वो आदिवासी वर्ग से आती हैं और आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी है और उन्हीं के अभिभाषण के पे धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा पर हम जो है सदन आज बैठा हुआ है। तो उन्होंने चर्चा की शुरुआत की। उसके बाद होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह ने इसका समर्थन किया। उन्होंने भी आर्थिक नीति और तमाम जो मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को सदन के अंदर गिनाया। उसके बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने सरकार के 9 सालों के कामकाज को नकारा। साथ में उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा कि जनाकांक्षाओं की भावना का ख्याल इस अभिभाषण में नहीं है। उन्होंने खासतौर से बीते कुछ दिनों से जिस तरह से विपक्ष अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे को बार बार सदन में उठाकर सदन को बाधित कर रहा था, उस मुद्दे को सिलसिलेवार तरीके से रखा और उन्होंने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं अडानी समूह को फायदा देने का काम कर रही है। और इसको लेकर हमने सदन में बीच में गतिरोध होते हुए देखा, जिसमें निशिकांत दुबे और रविशंकर प्रसाद बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेकर खड़े भी हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर जब सदन में आरोप लगाया जाता है, ऐसे में सबूत देने होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पहले से ही नोटिस देना होता है। इस तरह की बातें होती रही। उसके बाद चर्चा जारी रही। राहुल गांधी के बाद हमने देखा सदन में कल्याण बनर्जी टीएमसी के, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण है वो कहीं ना कहीं जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं करता। उनका कहना था कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल एजेंसियां हैं
उनका दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव और विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खासतौर से अमेठी में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के नाम पे जो है जमीन लेने के मुद्दे को उठाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उसे गांधी परिवार ने अपने गेस्ट हाउस के तौर पर बदल दिया है। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। यहां मैं दर्शकों की सूचना के लिए बताना चाहूंगा प्रतिबिंब की भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर के नियम 223 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को कल राहुल गांधी पर प्रिविलेज नोटिस भी दिया है। उनका कहना है कि सदन को दिग्भ्रमित किया गया, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं। अब ये लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में है। तो हमने लगभग 9 घंटे से ज्यादा कल सूरज जी हमारे स्टूडियो में तीन माननीय सांसद मौजूद हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुमिधा नंद जी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कल जो चर्चा शुरू हो गई, एक तो शुभ संकेत ये था, ऐसा लग रहा था कि संभवतः इस तरीके का गतिरोध लंबे समय तक ना बना रहे सदन के भीतर, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी प्रारंभ हुई। लेकिन वो चर्चा बाद में, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप में परिवर्तित हो गई? कल लंबे अरसे के बाद में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ हुई। ये दुर्भाग्य है कि देश की जनता का पैसा लग करके पार्लियामेंट की व्यवस्था होती है और उसमें इस प्रकार से व्यवधान डालना, और वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। बाद में बजट भी आएगा, बजट पर भी बहुत सारी बातें उठ सकती थी, प्रश्न उठ सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति हमारी आस्थाओं का एक प्रतीक है और उसके अभिभाषण के ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी और व्यवधान डालना उचित नहीं था। परंतु देर आए दुरुस्त आए, कल सदन चला 9 घंटे और उसमें आरोप प्रत्यारोप भी चले। परंतु मेरा एक ही निवेदन है कि वहाँ भी हमारे सांसदों ने ये बात कही कि हमें यदि किसी पर कोई आरोप लगाना है और वो भी सदन जैसे स्थान के ऊपर, तो उसके साथ में तथ्य और प्रमाण जरूर होने चाहिए। खाली केवल मात्र मौखिक आरोप प्रत्यारोप लगा करके समय खराब करने से कोई लाभ नहीं होगा। और मैं आशा करूँगा कि जिन लोगों ने भी इस प्रकार के आरोप लगाए हैं वो पटल के ऊपर उन सबूतों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बाकी उनके जवाब हमारे सांसदों ने दिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री खुद उनका जवाब देंगे। ये सदन की एक परंपरा होनी चाहिए इस प्रकार की, जिसमें मर्यादा बनी रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में देखती है, पूरा देश हमें देखता है, सारे वो लोग हमें देखते हैं और वो चाहते हैं कि सांसद सार्थक बातें करें। तो मैं आशा करूंगा कि आगे भविष्य में ये चर्चा जो है सार्थक रहेगी। जी लेकिन ऋषि जी, चर्चा तो प्रारंभ हो गई लोकसभा के भीतर भी और राज्यसभा के भीतर भी, लेकिन प्रश्नकाल कल भी बाधित रहा और हम बार बार अपने कार्यक्रम में ये बात करते हैं कि प्रश्नकाल बाधित ना हो, ऐसा सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो है संवेद स्वर में इस बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्नकाल बाधित हो जाता है। जी, हमारे राज्यसभा में भी महामहिम राष्ट्रपति के जो अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा कल शुरू हुआ और उसमें महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे भारत की प्रथम आदिवासी महिला और भारत के प्रथम जो है हमारे उड़ीसा का प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, भारत के सर्वोच्च पदवी पर बैठे हैं। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी भी महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत समर्थन किए हैं और आशा प्रकट किए हैं। तो हमारे बीजेडी दल की तरफ से हम भी कल महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में सपोर्ट किए, सपोर्ट में है। आज भी हम वही चर्चा पर सपोर्ट करेंगे कि महामहिम, लेकिन हमारा जो उड़ीसा में जो कुछ प्रॉब्लम है माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है कि एक तो है जो 169 ट्राइबल कम्युनिटी है उसको शामिल करना है, जो लेफ्ट आउट ट्राइबल ग्रुप्स है, पार्ट्स ऑफ है, उसको शामिल करना है। और 18% GST केंदुलिप में जो गरीब आदिवासी लोग केंदुलिप प्लकर्स हैं, बाइंडर्स हैं, सीजनल स्टाफ्स हैं, उसके लिए जो देते हैं उड़ीसा का सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्टाइपेंड, ग्रेजुइटी, इंसेंटिव, बोनस देते हैं।
वो वेलफेयर एक्टिविटी में खर्च करते हैं, उसका भी जो 18% GST इम्पोजिशन किया है केंद्र सरकार, उसको हटाने की मांग की है। और 3 नंबर में हमारा जो ट्राइबल कल्चर, उड़ीसा में हम 25% आदिवासी हैं और आदिवासी के लिए जो हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, अभी हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यक है। तो उसके लिए जो हमारा कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ट्राइबल कल्चर हो, मुंडारी, भूमिज लैंग्वेज को इंक्लूड करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8 शेड्यूल में। और जो हमारा KBK रीजन में, कोलाहांडी, अनडिवाइडेड कोलाहांडी, बलांगीर, कोरापुट रीजन में, और जो है ट्राइबल सब प्लान है और शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, उसमें पहले प्रोविज़न था ट्राइबल सब प्लान में कि आदिवासियों के एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो ये कल जब चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसमें ये सारे बिंदु समाहित थे बीजेपी की तरफ से, जिन बिंदुओं का जिक्र किया है। ये बिंदु जी 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 सुशील गुप्ता जी, यहाँ पर बात चल रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, एक शुभ संकेत था लोकसभा के भीतर भी और राज्यसभा के भीतर भी। लेकिन ये चर्चा कर वाद विवाद या फिर आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ के बल्कि तथ्यों पर आधारित रहती तो और ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर एक पीड़ा सामने और आई है। यहाँ तो अभिभाषण के दौरान चर्चा किस तरीके से होनी चाहिए थी उस पर बात हो रही है, लेकिन अभिभाषण का, राष्ट्रपति के अभिभाषण का घोषित जो है उसका बायकॉट करना वो सदन के भीतर नहीं हुआ था। इस बार 2 दलों ने ऐसा किया और उसमें से एक दल आपका था, आम आदमी पार्टी थी। बहुत सही बात आपने की। राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान हर दल में, हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन के अंदर है। परंतु जैसा पूरे देश को मालूम है, राष्ट्रपति जी सरकार का दिया हुआ अभिभाषण पढ़ती हैं, सरकार की स्क्रिप्ट लिख के जो दी जाती है उसको पढ़ती हैं। हमने सर्वदलीय दल की बैठक के अंदर मांग की थी कि जितना बड़ा जो महाघोटाला हुआ है, अदानी का घोटाला हुआ है, इसके ऊपर चर्चा की जाए। देश की संवैधानिक संस्थाओं के, LIC के, SBI के, PNB के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए एक क्वेश्चन मार्क के अंदर आ गए हैं। आदिवासी महिलाओं ने, गरीब ने, मजदूर ने जो पैसा इस इच्छा से जमा किए थे LIC के अंदर कि बेटी का विवाह के समय काम आएंगे, रिटायरमेंट के समय काम आएंगे, मकान बनाने के समय काम आएंगे, उन सब पे क्वेश्चन मार्क लग गया। आज सदन में उसकी चर्चा की हमने मांग की। नियम 267 के तहत लगातार 3 दिन नोटिस दिया, उसकी मांग की। सरकार उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा महाघोटाला हुआ, आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक घोटाला है। आपने घोषित कर दिया जी, बिना जांच के? जांच आप जांच की मांग कर रहे हैं या आप घोटाला घोषित कर रहे हैं? हम JPC की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा कराई जानी चाहिए। यानी तय नहीं है अभी हुआ कि नहीं है? कैसे होगा? आदमी मरने के इंतजार करेंगे आप? नहीं देश तो का इतना पैसा, अगर आपने हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर मार्केट के अंदर इतना डाउन चला गया, लगातार शेयर की कीमत उसकी सुमिधानंद जी आधे से कम रह गई। बीजेपी की तरफ से आप इसको कब घोटाला मानेंगे? मैं निवेदन करूंगा, गुप्ता जी विद्वान सांसद हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब तक स्पष्ट ये बात है कि अगर कोई संस्था ने कोई गड़बड़ की है तो हमारे पास संस्थाएं इस प्रकार की हैं जो उसकी जांच कर सकती हैं, उसकी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है, मैं आपसे निवेदन करूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को उसका धन्यवाद प्रस्ताव होना चाहिए था। अगर आपकी कोई शंकाएं थी और थी, उस पर बाद पर चर्चा हो सकती थी। यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले उस पर चर्चा कैसे हो जाएगी? क्या संविधान व्यवस्था है क्या? संवैधानिक व्यवस्था में यही है कि पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसके बाद में फिर बजट आता है। बजट पर आप सारी बात करते, सब कुछ करते, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार यदि किसी दल ने किया है तो आप लोगों ने किया है, और ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये राष्ट्रपति के सम्मान के लिए उचित नहीं है। जी जी, निरंजन ऋषि जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी सहित बहुत सारे राजनीतिक दल सदन के भीतर ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच अलग अलग एजेंसी से करवाई जाए या फिर JPC नियुक्त की जाए। दूसरी तरफ
ये कह दिया जा रहा है बाकायदा घोषित तौर पर कि घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, क्या ये सही है? बगैर तथ्यों के बात रखना सदन के भीतर क्या गंभीरता की कमी को कहीं ना कहीं दर्शाता है? नहीं, जो प्रेस मीडिया में आता है वो अदानी के बारे में या कोई भी घोटाले के बारे में, उसमें सदन में डिबेट डिस्कशन होना चाहिए और इसके अनुसार डिसीजन होना चाहिए। लेकिन वो तो सांसदों का अधिकार है, जो अधिकार है उसके लिए वो लोग मांग किए कि जेपीसी का मांग किए, उसके डिस्कशन के लिए मांग किए, तो वही डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन जो और इसके लिए भी वो जो समस्या हुई सदन चलाने में, वो सरकार की काम है कि वो सब विरोधी दल जो हैं, गवर्नमेंट पार्टी हैं, बीजेपी, सबको बुला करके सहमति से जेपीसी बैठाए या इंक्वायरी कमेटी बैठाए या कुछ भी वो करके वो संसद चलाना सरकार की काम है। लेकिन विरोधी तो विरोध करेंगे। जी, विरोधी पक्ष से उसके अधिकार नहीं छीने जा सकते, लेकिन सदन के भीतर जो एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में ये कहा जाता है कि तथ्यों के साथ आना चाहिए। अब एक नज़र डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा में आज से केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा की शुरुआत होना सूचीबद्ध है। साथ ही सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा महासचिव संसद की दोनों सभाओं से पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 को सभा पटल पर रखेंगे। साथ ही सदन में सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण सदन में पेश करेंगे। राज्यसभा में अगर मंगलवार को हुए कार्य पर विस्तार से नजर डालें तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भोजन अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे चर्चा की शुरुआत हुई। बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया की तरफ देखता था और आज भारत विश्व की समस्याओं का समाधान करने में लगा है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी के साथ अन्याय और भेदभाव नहीं करने के सिद्धांत पर काम करती है। एक भारत, ऐसा भारत बनाना है आत्मनिर्भर हो, ऐसा भारत जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो, ऐसा भारत देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो। उनका संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण हुआ वो जोशपूर्ण था, सारगर्भित था, मुद्दों से लैस था, देश के तरक्की की चर्चा थी, गरीब के उत्थान का मंत्र था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला ये भाषण था। मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। नविक्रम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नविक्रम, कल की अगर बात करें तो कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन कल भी प्रश्नकाल नहीं हो पाया। जी बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर हम कल के जो कार्यवाही है अगर उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर एक संकेत तो है तमाम तकरारों के बाद, क्योंकि हम बीते वक्त में देख रहे हैं कि जब से सदन की कार्यवाही चल रही है तो 5% जो निर्धारित कामकाज है उससे 5% से भी कम कामकाज हुआ है। तो ऐसे में कल तमाम तकरारों के बीच भी एक संकेत बेहतर मिला है कि सदन की कार्यवाही आने वाले दिनों में जो है कि सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। प्रतिबिंब आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं है, चूँकि राष्ट्रपति पूरी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखते हैं, तो ऐसे में जो
सरकार के कामकाज, जो साल भर का कामकाज है, उस पर बेहद सार्थक चर्चा होने की उम्मीद रहती है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान। लेकिन ये इस पर जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने भी नाखुशी जताई कि जो चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है वो लगातार चर्चा नहीं हो पा रही। इसके अलावा जैसा कि आपने प्रतिबिंब कहा कि प्रश्नकाल पर चर्चा, प्रश्नकाल नहीं हो सका। देखिए, प्रश्नकाल एक बेहद अहम समय होता है सदन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर कहें तो प्रश्नकाल ही है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान सांसद अपने सवाल पूछते हैं और सरकार जवाब देती है। डेमोक्रेसी में जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बीते कई दिनों से प्रश्नकाल का ना होना या फिर शून्यकाल का बाधित होना, ये बड़ा मुश्किल भरा है सदन के लिए। पक्ष और विपक्ष में तमाम तकरारें हैं, लेकिन कल जो संभवतः जो सहमति बनी है सदन चलाने को लेकर, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें सदन सुचारू रूप से चलता दिखाई देगा। साथ ही सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है, चूंकि प्रतिबिंब कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस सत्र में होगी। साथ ही इसके अलावा जो प्रश्नकाल और शून्यकाल है उसमें भी तमाम अहम प्रश्न उठाए जाएंगे। जी प्रतिबिंब। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें सुशील गुप्ता जी, यहाँ पर जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी कहा और हमने कुछ सांसदों के सदन के भीतर जो चर्चा के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसको भी हमने दिखाया, स्क्रीन पर हमने देखा भी। यहाँ पर ये बात चल रही है कि केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा नहीं होती है, ये चर्चा होती है एक तरीके से सरकार के कामकाज पर। और सरकार के कामकाज पर जब चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी तथ्य रखने आवश्यक हैं। आपने एक एजेंसी का जिक्र किया जिसके केवल 5 एम्प्लॉय हैं, वो उसके ऊपर खुद 3 मामले अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। उसने जो कुछ कहा उसके लिए आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन तथ्य ये है कि अलग अलग बड़ी एजेंसियां जिसका वजूद है, जिसका नाम है, उन्होंने बार बार ये इस बात को तथ्यों के साथ रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक बात। दूसरा, तमाम कोरोना काल और यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। क्या आप इन तथ्यों को नहीं मानते? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, परंतु इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच ना आज तक ईडी से हुई है, सीबीआई से हुई है। सरकार सदन में चर्चा नहीं चाहती, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना नहीं चाहती, तो क्या प्रधानमंत्री जी से इनकी मित्रता का ये इनको इनाम मिल रहा है? क्या सरकार इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान है कि जो मर्जी शेयर की पोजीशन आए, जितना मर्जी लोन, लेकिन क्या आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत आपके लगे? आपने यहाँ पर भी इससे बड़ा तथ्य क्षमा कीजिएगा, मैं प्रधानमंत्री का आप नाम ले रहे हैं, इसे मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि तथ्यों के बिना ना संसद के भीतर और ना संसद से जुड़े इस कार्यक्रम में कोई आप बात कह सकते हैं। सुविधानंद जी, यहाँ पर बात चल रही है तथ्यों। जी, सुविधानंद जी से मैं स्पष्टीकरण ले लूं। तथ्यों की बात चल रही है, क्या सदन की कार्रवाई के भीतर क्या ऐसे तथ्य विपक्ष की तरफ से रखे गए जो उस पूरे आरोप को कहीं ना कहीं सिद्ध करते हैं? अगर सिद्ध करते हैं तो जेपीसी की मांग मानी जाएगी क्या? लोकसभा में बार बार इस बात को कहा गया, माननीय रविशंकर जी या दुबे जी ने, सब ने कानूनों का हवाला दे करके कहा कि यदि किसी पर आप आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री जैसे पद पर आरोप लगाते हैं, तो आपको उसमें प्रमाण और सबूत पेश करने चाहिए। अब उधर जेपीसी की बात तो करते हैं, लेकिन सबूत तो लाओ, प्रमाण तो होने चाहिए ना। बिना प्रमाण के कैसे बात करोगे? किसी विदेशी कंपनी ने कोई बात कह दी और उस बात को लेकर के उठा करके भाग लिए, एक बड़ा षड्यंत्र। यानी कि गोधरा कांड की बात आई तो एक विदेशी कंपनी आकर के बीच में खड़ी होगी, उसने एक वीडियो दे दिया। ये विषय आया तो विदेशी कंपनी खड़ी हो गई। अब बार बार एक आता है, विषय आता है कि साहब बिना किसी उसके अनुभव के, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या विदेशी कंपनियों का लवादा उड़े रहेंगे? हमें अपनी कंपनियों पर भी काम करना पड़ेगा। देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत की कंपनी आगे आएंगी, भारत की कंपनी काम करेंगी। यदि कोई कंपनी गलत काम करती है तो हमारी एजेंसी है, हमारी सक्षम एजेंसी है, उसकी जांच करेंगे, उसकी बात इनको रखनी चाहिए। तो पहले चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर। और भाजपा में तो फिर कह रहा हूँ कि हम तो बैठे रहते बेंचों के ऊपर, यही लोग उठ करके भाग जाते थे। कल की बात भी है, राहुल गांधी के भाषण के बाद में अकेले सुरेश जी बैठे रहे वहां पर, पूरा का पूरा विपक्ष जो गायब था। अगर विपक्ष बैठेगा नहीं, सुनेगा ही नहीं, अपनी क्या करके चला जाएगा,
तो ये तो लोकतंत्र में उचित नहीं है। जी, हमने पहले भी देखा कहीं ना कहीं विश्व जी की चर्चा की मांग विभिन्न विषयों को लेकर सदन के भीतर विपक्ष के द्वारा की जाती है, चर्चा होती है, लेकिन चर्चा जब पूर्ण होती है यानी कि संबंधित मंत्री उस चर्चा का जवाब देते हैं तो विपक्ष सदन से चला जाता है। तो क्या चर्चा की मांग करना, चलिए ये विपक्ष का अधिकार है, उसका हक है, लेकिन चर्चा पूरी सुनना और जवाब तक सुनना ये कितना जरूरी हो जाता है सदन के भीतर? सदन में डेमोक्रेसी में जो हमारा पार्लियामेंट्री लोकसभा या राज्यसभा में जो ओपोजिशन है, डेमोक्रेसी कंट्री में ओपोजिशन का महत्वपूर्ण भूमिका है, और जहाँ ओपोजिशन नहीं है वहाँ पोजीशन का सुंदरता नहीं बढ़ेगी। तो जो मांग तक ये है, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए और मंत्री जो रिप्लाई देते हैं उसको सुनना भी ज़रूरी है। उसमें हम उसको सुझाव दे सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो भी देश की समस्या हो उस पर डिमांड और डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए और डिसीजन होना चाहिए देश के हित के लिए। और देश हमारा 140 करोड़ लोग देख रहे हैं हमको कि हमारे देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हम आए हैं सदन में। तो उसके विकास के लिए हम बोलना चाहिए, काम करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए सरकार को। ये तो जो हमारा ओपोजिशन है, विरोधी दल है, उसका मांग ठीक है, लेकिन जो मंत्री, जो सरकार जो जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं, उसको भी सुनना जरूरी है। जी, सुनना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं सुशील जी, प्रश्नकाल बाधित होना, और पहले भी ये बात हो चुकी है, और न केवल सत्ता पक्ष के माननीय सांसद बल्कि विपक्ष के भी अलग अलग सांसद इस कार्यक्रम में आकर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बहुत मुश्किल से प्रश्नकाल में कोई प्रश्न किसी सांसद का लगता है, अगर संसद की कार्रवाई नहीं चल पाती है तो वो प्रश्नकाल में अपना प्रश्न नहीं पूछ पाते, जिससे न केवल उनकी हानि होती है बल्कि उनके क्षेत्र की जनता की भी हानि होती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता से जुड़े हुए सरोकार सदन के भीतर रखते हैं, लेकिन जब अवसर मिलता है तो वो अवसर कहीं ना कहीं शोर शराबे में खो जाता है। 100% सही बात है आपकी, प्रश्नकाल चलना चाहिए, परंतु नियम के तहत नियम 267 का नोटिस देके अगर समूची विपक्ष एक डिमांड करती है कि इस विषय पे चर्चा करो, अदानी के विषय पे चर्चा करो, और सभापति महोदय उसकी परमिशन नहीं देते क्योंकि सरकार नहीं चाहती चर्चा हो, तो सांसद क्या करेंगे? अगर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, सदन में मांग को माना नहीं जाएगा, तो सांसदों को तो सड़क पे आना पड़ेगा या सदन के अंदर भी अपनी बात को जोर से कहना पड़ेगा या उसका बायकाट करके दिखाना पड़ेगा। इतना शेयर मार्केट इतनी फ्लैक्चुएट हुई कि 1/3 पैसा रह गया, 2/3 पैसा सवा हो गया। वो पैसा चाहे LIC का था, चाहे वो SBI का था, चाहे वो PNB का था, वो पैसा उन इंस्टीट्यूशन का नहीं, इस देश के लोगों का लगा हुआ पैसा था। उस पैसे की चिंता भी सदन में होना बहुत जरूरी है, और किसने ऐसा फ्रॉड किया या किसकी वजह से ऐसा काम हुआ, उसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड समूचा विपक्ष कर रहा है और आज भी कर रहा है। सरकार को उस बात पे गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताएं जब होती हैं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिलती है। वैसे ही बेरोजगारी चरम पे है, वैसे ही उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जब आर्थिक अनियमितताएं होंगी जिसकी वजह से एकदम इतनी मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होगी, तो सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए। सदन उसकी चिंता नहीं करेगा तो कौन उसकी चिंता करेगा? जी जी, लेकिन सुमित्रानंद जी, हमने देखा कि आरोप जब लगा दिए जाते हैं उसके बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मीडिया ट्रायल की वजह से ऐसी स्थिति होती है जैसे कि शेयर बाजार में देखने को मिला, क्योंकि संबंधित जो पक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की कोई अनियमितता उनके सामने नहीं आई है, जांच हुई नहीं है। जांच से पहले ही स्वघोषित इस तरीके का घोटाला कह दिया जाना कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत की उसको चोट पहुंचाती है, एक बात, और जो आम लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है वित्तीय तौर पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी पर आरोप लगा दिया
और बिना जांच के उसको दोषी मान लेना, मैं पत्रकार साथियों से, मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा, ये काम एजेंसीज़ का है, न्यायपालिका का है, उसकी जांच करके उसको दोषी ठहराना। लेकिन हम तो पहले उसको डिक्लेयर कर देते हैं और इस तरह से उस विषय को उठाते हैं कि जैसे इस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। परिणाम क्या होता है कि आम सामान्य जनबुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, व्यापार में भी डिस्टर्ब होता है, सारा कुछ हो जाता है। कितनी बार आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारी कंपनी जो हैं वो डाउन गई हैं, फिर वापस अप हुई हैं, बहुत सारी दिवालियाँ हुई हैं, फिर वापस मैदान में आ गई हैं। लेकिन हमें बिना जांच पड़ताल के किसी को दोषी करार दे देना ये उचित नहीं है। जब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो ईडी की जांच चल रही है उसकी ऊपर चर्चा करते हैं तो चिल्लाते हैं कि साहब कोर्ट में बात चल रही है, क्यों इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और जब इस प्रकार की बात आती है जो कोई कोर्ट में मुद्दा नहीं गया है, कोई जांच भी नहीं हुई है, उस पर फिर कहते हैं कि नहीं पहले जांच होनी चाहिए, पहले चर्चा होनी चाहिए। तो ये न्यायोचित नहीं है। सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जैसी बात होनी चाहिए, मेरा ये निवेदन है। जी जी बिशु जी, क्या ये बात जो सुमित्रानंद जी ने भी कहा कि पहले जांच हो जाए, जांच के बाद तथ्य सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सुशील जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र तो कर दिया कि इस खबर के आने के बाद किस तरीके से शेयर बाजार धड़ाम से नीचे चला गया, लेकिन कल शेयर बाजार किस तरीके से उठा उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्या जो राजनीति को या पॉलिटिक्स को सूट करता है उन्हीं विषयों को उठाया जाता है? नहीं, एक्चुअली जो प्रेस मीडिया में आया है घोटाले के बारे में, उसके बारे में तो अगर विपक्षी दलों ने उठाया है तो कुछ प्रीमा फेसी एविडेंस है। तो विदाउट प्रीमा फेसी एविडेंस कैसे बोलेंगे कोई सदन में? तो सदन में इतने सारे सांसदों ने बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, तो अपोजिशन को भी हम डेमोक्रेसी में सम्मान देना चाहिए, उसका डिमांड को रखना चाहिए और उसके संदर्भ में एक्शन लेने के लिए पदक्षेप भी लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये जो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोलते हैं, तो इसके अगर करेंगे, विरोधी का विपक्ष का डिमांड को हम फुलफिल करेंगे तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत तो शुभंकर होगा। और ये पूरा देश के विकास के लिए विरोधी भी काम कर रहे हैं और सरकार भी काम कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि भारत का विकास, गरीबों का विकास सब चाहते, कोई नहीं चाहता है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये सब चाहते हैं, विरोधी भी चाहते हैं। और सब संघीय व्यवस्था में सब स्टेट चाहते हैं कि सब स्टेट्स का विकास हो, सब केंद्र का विकास हो, भारत का विकास हो, सब चाहते हैं। तो विरोध करना या ओपोजिशन पार्टी जो डिमांड करते हैं तो उसको सम्मान देना चाहिए और इसके हिसाब से काम करना चाहिए, तो भारत का सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास सफल होगा। जी जी, और विपक्ष के अपने अधिकार हैं और विपक्ष सरकार को घेर सकता है, सवाल पूछ सकता है, लेकिन विपक्ष का एक कर्तव्य भी होता है, देश के प्रति कर्तव्य होता है। ऐसी खबरों को बिना तथ्यों के सामने रखने से कई बार, जैसा कि आर्थिक तौर पर हम लोग पहले ही चुनौती से दो चार हो रहे हैं, वैश्विक चुनौतियां भी हैं, आंतरिक चुनौतियां भी हैं, ऐसे में हमें संबल देना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को। और एक खबर कहीं से आ जाती है, उस पर तथ्यों के आधार के बगैर सुशील गुप्ता जी, अगर किसी जांच की मांग की जाती है या घोषित कर दिया जाता है, तो अगर अधिकार दिए गए हैं संसदीय व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं कर्तव्यों का निर्वाह करना भी तय होना चाहिए क्या विपक्ष के लिए? इन्हीं संस्थाओं के पैसे लेके नीरव मोदी भाग गया, इन्हीं संस्थाओं के पैसे लेके विजय माल्या भाग गया, इन्हीं संस्थाओं के पैसे लेके अगर अदानी जी भी चले जाएंगे तब सरकार जांच करेगी, तब तथ्य सामने आएंगे। एक शेयर के मार्केट इतनी घट के इतनी कम कीमत पे आ गई, क्या ये तथ्य नहीं है? क्या ये सबूत नहीं है? क्या शैल कंपनियां विदेशों के अंदर हैं? क्यों नहीं ईडी और सीबीआई बोलती? इस विषय पे ईडी और सीबीआई चुप क्यों है? अभी तक किस तथ्य की जरूरत की मांग कर रहे हैं? इतना बड़ा एक मार्केट क्रैश हुआ, गरीब लोगों के पैसे उसके अंदर चले गए। क्या सरकार ने बोला कि LIC आज सुरक्षित है? क्या सरकार ने बोला कि ये पैसे SBI के सुरक्षित हैं? अगर ये पैसे सुरक्षित नहीं है, सरकार उस शेयर की ऊपर कोई गारंटी नहीं दे रही, इसका मतलब अनियमितताएं तो हुई हैं। जब अनियमितताएं हुई हैं और बिना अनियमितताओं के बाजार का फ्लक्चुएशन इतने मार्केट पर नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ये केवल भारत का बाजार नहीं है, सारी दुनिया का बाजार है।
अगर भारत के कुछ नेताओं के कहने से अगर आपको लगता है कि ये बातें ऐसे हो जाएंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, वो शेयर मार्केट इतनी डाउन नहीं आनी चाहिए थी। इसके अंदर अनियमितताएं बराबर हुई हैं। उस अनियमितताओं की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन से क्यों डर रही है? अगर कोई अनियमितताएं है ही नहीं तो गठन करने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच सामने आ जाएगी। विपक्ष की तो एक ही मांग है कि जांच होनी चाहिए और जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। 100 वर्ष से सारा विपक्ष पहले दिन से लेकर आज तक इसकी मांग कर रहा है। सरकार को एक व्यक्ति, एक कंपनी जिसके लिए पूरे का पूरा आधे से आधा पार्लियामेंट मांग कर रहा है, उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन में सरकार को क्या ऐतराज है? जी जी, मैं ये क्या पूछना सुमित्रानंद जी, यहाँ पर बात चल रही है जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, चर्चा के दौरान जो बिंदु सामने आए, लेकिन प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल लगातार बाधित होना कितना बड़ा नुकसान है? और आज क्या आपका भी कोई प्रश्नकाल के दौरान लगा हुआ है? मेरा कल और परसों दोनों दिन मेरे प्रश्न लगे हुए हैं। 6 और 10 नंबर पर मेरे प्रश्न हैं। लेकिन उससे पहले दिल धड़कता होगा कि सदन की कार्रवाई चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। कई बार हमने खुद झेला है इस प्रकार से, कई बार ऐसा हुआ है। अभी मेरा 0 और में लगा हुआ था, 377 में पीछे लगे हुए थे 4 दिन, लेकिन नहीं लगा। शून्यकाल में प्रश्न लगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ था, लेकिन 4 दिन सदन नहीं चला। तो पीड़ा तो होती है कि हमने किसी विषय को उठाना था, वो नहीं उठ पाया। और बहुत मेहनत करने के बाद में, लंबे समय के बाद में जाकर के क्वेश्चन लगता है। कई सांसद तो ऐसे हैं जिनका 3-3, 2-2 साल में जाकर के एक बार क्वेश्चन लगता है और फिर उसको पूछने का मौका नहीं मिलता। महत्वपूर्ण विषय होते हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम प्रश्नकाल को छोड़ करके शून्यकाल आता है, उसमें सबको अपनी बात उठाने का अवसर मिलता है। शून्यकाल में इस विषय को उठाया जा सकता था। लोकतंत्र में अपनी बातों को उठाना भी सांसद का अधिकार है, लेकिन प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण विषय जो है, जो सारे देश से जुड़ा हुआ विषय होता है, उनके अंदर बाधा डालना मैं समझता हूं कि ये सांसदों के अधिकारों का हनन है। जी जी, आज राज्यसभा के भीतर तो प्रश्नकाल नहीं है, लेकिन लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सांसदों के द्वारा पूछे जाएं और संबंधित मंत्री उनका सही उत्तर दें, ये हम आशा करते हैं। आप तीनों माननीय सांसद हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सीधा रुख करते हैं, सूरज मोंझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। सूरज, प्रश्नकाल का जिक्र चल रहा था, किस तरीके के प्रश्न हैं आज? प्रतिबिंब, आज हम आशा कर सकते हैं कि बजट सत्र में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, क्योंकि हमने कल 9 घंटे से ज़्यादा की विस्तृत चर्चा कल सदन में देखा है। और अगर हम आज के प्रश्नकाल की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज प्रतिबिंब लगे हुए हैं। पहला ही सवाल चाय बागानों से जुड़ा हुआ है। जो चाय बागान बंद हो रहे हैं, ख़ासतौर से असम राज्य में। संसद टीवी की टीम मेरे द्वारा पिछले दिनों असम गई थी और वहाँ हमने बराक वैली और अपर असम के चाय बागानों पर स्टोरी की थी प्रतिबिंब। और हमने देखा था वहाँ कई मांगे थी, जैसे चाय जो मजदूर है वो अपने वेजेस को लेकर मांग कर रहे थे, और चाय बागान के जो मालिक हैं उनकी मांग जो थी वो क्योंकि चाय की जो हेड ऑफिस है ज़्यादातर वो कोलकाता में मौजूद है, तो उनकी वो मांग थी कि वो अगर जो जिस राज्य से संबंधित है वहीं हो जाए तो उनके लिए आसानी होगी। तो इस तरह के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे। और आज वाणिज्य मंत्रालय से ये सवाल AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने का लगा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, जिसमें लाखों लोगों की आय जुड़ी हुई है और असम की चाय हम सब की सुबह को अच्छा बनाती है। इसके अलावा अगर मैं सवालों की बात करूं तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रतिबिंब लगा हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित एक सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि भारत में वास्तविक संख्या गरीबों की कितनी है और आने वाले समय में क्या ये संख्या बढ़ रही है या इसमें कमी हो रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है हो जाता है प्रतिबिंब, जब भारत सरकार देश में 82 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज दे रही है और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं भारत सरकार चला रही है, जिसमें चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना के तहत जो फुटपाती लोग हों, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हों, उनको ऋण देने की बात है ताकि वो स्वावलंबी बने। और 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम बनाई गई ताकि वो देश में कहीं भी अगर काम करते हैं तो वो आर्थिक तौर पर समृद्ध बने। तो ऐसे में काफ़ी
महत्वपूर्ण सवाल है और देखना होगा कि योजना मंत्रालय इसका किस तरह से जवाब देता है। आज रेल मंत्रालय से काफी महत्वपूर्ण सवाल प्रतिबिंब लगे हुए हैं, जिसमें मॉडल रेलवे स्टेशन, अमृत स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर होने वाली मौतों से जुड़े सवाल हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हो, उसको लेकर हमारी आकांक्षाएं रहती हैं। बीते दिनों रेलवे से संबंधित संसदीय समिति ने एक आधुनिकीकरण को लेकर रेलवे स्टेशन की एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें स्टेशनों पर सफाई, वेटिंग रूम अच्छे हो, बेबी केयर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए रूम बनाए जाए। तो ये तमाम रिकमेंडेशन थी जिस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दी गई और सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वो आज उसका सवाल लगा हुआ है। उसके साथ में जो रेलवे ट्रैक पर मौतें होती हैं, हमने देखा है बाईपास, अंडरपास वगैरह तमाम चीज़ें रेलवे मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही हैं। आज ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि न केवल लोग अपनी जान गंवाते हैं बल्कि भारत की GDP पे भी अच्छा खासा नुकसान सड़क दुर्घटना और रेलवे ट्रैक से होने वाली मौतों से होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बहुत महत्व के प्रश्न आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले हैं, बशर्ते आज भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और प्रश्नकाल उसमें हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज, जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। जी हाँ, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसकी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा। और राज्यसभा के भीतर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ेगी। उसके अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी हासिल कर लेते हैं नव विक्रम अपने सहयोगी से। नव विक्रम, यहाँ पर प्रश्नकाल आज लोकसभा के भीतर तो है, राज्यसभा के भीतर प्रश्नकाल नहीं है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को आगे बढ़ाने के अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपने प्रतिबिंब ठीक कहा कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के साथ ही शून्यकाल और हालांकि आज जो भोजनावकाश है वो भी नहीं होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगातार चर्चा चलेगी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की थी प्रतिबिंब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से हमने कल देखा था कि काफ़ी तकरार भी देखने को मिली थी सांसदों में, तो देखने वाली बात होगी और दिलचस्प रहेगा कि बाकी जो सदस्य जो बचे हुए हैं उनका क्या मत रहता है। सदन में चूंकि बड़े लंबे वक्त के बाद यानी इस पूरे सत्र में कल ही एक चर्चा की शुरुआत देखने को मिली, तो आज बिल्कुल पूरी तरीके से संकेत साफ होंगे कि आने वाले दिनों में सदन कैसा चलेगा और सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है या नहीं। तो कुल मिलाकर प्रतिबिंब आज कई विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम बिंदु थे। और जैसा कि आपने कहा कि केवल राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होता है बल्कि सरकार के कामकाज पर भी ये चर्चा कहीं ना कहीं समाहित होती है। जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में आज प्रधानमंत्री कार्यालय, कोयला, खान, रेल, वाणिज्य और उद्योग, पृथ्वी विज्ञान, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद एम बदरुद्दीन अजमल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से चाय बागानों को बंद किए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे खान मंत्रालय से HCL तथा IIT के बीच समझौते ज्ञापन से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ऑनलाइन जुआ और अवैध सट्टेबाजी से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे रेल मंत्रालय से आदर्श रेलवे स्टेशन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद ओम पवन राज निम्बालकर योजना मंत्रालय से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर TR पारिवेंद्र रेल मंत्रालय से अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई रेल मंत्रालय से रेल परतों पर दुर्घटनाओं से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद भोलानाथ BP सरोज रेल मंत्रालय से रेल परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर राजश्री मल्लिक रेल मंत्रालय से उर्वरक रेक पॉइंट से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद महाबली सिंह रेल मंत्रालय से रेलगाड़ियों की फिर से बहाली से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं।
सांसद संगीता कुमारी सिंह योजना मंत्रालय से आकांक्षी जिलों में विकास कार्य से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। सांसद गीता कोड़ा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से PMGKAY के तहत खाद्यान्नों के वितरण से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद के मुरलीधरन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से गेमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संगम लाल गुप्ता खान मंत्रालय से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद नायब सिंह सैनी रेल मंत्रालय से दिल्ली अंबाला यात्री रेलगाड़ी को बहाल करने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कनिमोझी करुणानिधि प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसायों में स्टार्टअप से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं। सांसद विनायक भाऊराव राउत संचार मंत्रालय से एकल उप डाकघर से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद नुसरत जहां वस्त्र मंत्रालय से मेगा टेक्सटाइल पार्क से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद श्री कृष्णा देवरायालू लावू रेल मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।